ड्रामा के स्टार्टिंग में रुआन रिमी को ढूंढते हुए अभी उसके घर के बाहर पहुंचा ही था कि रिमी की डेड बॉडी ऐसे ऊपर कॉरिडोर से सीधे नीचे गिरती है। देखने से तो यही लग रहा था कि वहां जंप करने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन कहानी कुछ और थी। दूसरी तरफ हम लोग थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रिमी को उसकी मॉम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड ने खुद को ख़त्म कर लिया है कंपनी बैंकरप्ट होने की वजह से, और अब हमें यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। या तो तुम जियान से शादी कर लो या तो फिर ये सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। रिमी उसे कहती है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उसे डाउट होता है, वो समझ जाती है कि किसी और ने नहीं, उसकी खुद की मॉम ने उसके डैड को मारा है। उसका बॉयफ्रेंड जियान यहाँ पर आता है। रिमी अपने लाइफ के लास्ट टाइम पर थी तो उसे पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड जियान और उसकी मॉम दोनों ही मिले हुए हैं। वो दोनों ही मिलकर के यहाँ पे रिमी को मारना चाहते थे। उसकी मॉम वहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ पर जियान रिमी को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी वही अमीर लड़की हो जिसे कि मैं टच नहीं कर सकता, अब तुम मेरी नौकरानी बन के रहने वाली हो। रिमी अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि उसकी मॉम यहाँ उसकी हेल्प नहीं करने वाली है। जब रिमी यहाँ पर जियान को रजिस्ट कर रही थी तब वो गुस्से में आकर के उसका गला दबाने लगता है, जिस वजह से कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मरने के बाद उसे होश आता है कि उसने यहाँ पे क्राइम कर दिया है। यहाँ पर रिमी की मॉम अंदर आती है और कहती है तुमने इसे मार क्यों डाला, अब इसके लाश को ठिकाना लगाना कितना मुश्किल होगा। इस बात पर यहाँ पर जियान कहता है कि क्यों ना हम इसे कॉरिडोर से फेंक देते हैं। ये कह देंगे कि डैड के मरने की वजह से वो यहाँ पर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वही कॉरिडोर से ले जा करके इसके डेड बॉडी को ऐसे नीचे फेंक देते हैं, जहाँ पर कि रुआन रिमी से मिलने के लिए आया हुआ था। अपने सामने उसे ऐसे मरा हुआ देख करके वो शौक हो जाता है और रिमी से बहुत ही प्यार करता था। रिमी की सोल ये सारी चीज़ें देख रही होती है। उसकी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड जियान यहाँ पर आता है और वो लोग कह रहे थे कि वो अपने डैड के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ऐसे कॉरिडोर से जंप कर गई। लेकिन यहाँ पर रुआन ने रिमी के गले पर वो मार्क देख लिए थे दबाने के। वो गुस्से में आकर के जियान को यहाँ पर शूट कर देता है। रिमी को तो ऐसा लग रहा था कि रुआन उसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आया हुआ है। रोहन उनके अडॉप्टेड बेटा था, एक्चुअल में वो उनके मेड का बेटा था जिसको कि उसने अडॉप्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर जब वो रुआन को उसकी डेड बॉडी को हक करते हुए रोते देखती है तो समझ जाती है कि एक्चुअल में वो बंदा उससे प्यार कर रहा है। रिमी ने रुआन के साथ क्या बुरा नहीं किया था, फिर भी वो बंदा उससे इतना प्यार करता था। वो उसे वेडिंग रिंग पहनाता और कहता है कि तुम हमेशा ही मेरी रहोगी और मैं तुम्हारा। आफ्टर दैट वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। जैसे ही रुआन ने खुद को ख़त्म किया था तो रिमी यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुँच जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे समझ नहीं आता वो तो मारी गई थी, तो फिर वो रियल वर्ल्ड में क्या कर रही है। तभी वो अपने फ़ोन में टाइम देखती तो उसे ध्यान आता है वो 5 ईयर्स बिफोर ट्रैवल कर चुकी है, जहाँ पर कि पिछली समय यानी पिछली रात रिमी को जब जियान ने पार्टी में कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है, रिमी अभी उससे हाँ कहने ही वाली थी शादी करने के लिए कि रुआन बीच में आ गया था। वो जानता था कि जियान के इरादे सही नहीं है और वो उससे सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से प्यार कर रहा है। वो सबके सामने जाकर के रिमी को ऐसे किस कर लेता है। अब उस समय रुआन गरीब था, इस वजह से उसकी फैमिली उसे पनिशमेंट दे रही थी कि वो एक मेड का बेटा हो करके रिमी को किस करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। पिछले टाइम में रिमी ने रूहान का सपोर्ट नहीं किया था, उसकी फैमिली ने उसे पनिशमेंट दिया था और उसका पैर को तोड़ दिया था, जिस वजह से कि वो पूरी ज़िंदगी लंगड़ा करके चल रहा होता है। ये सारी चीज़ जब यहाँ पे रिमी को याद आता है तो वो इस बार रूहान का हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो बटलर को जा कर के रोकते हुए कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ख़बरदार जो किसी ने इसे हाथ लगाया। तो बटलर से कहता है आपकी फैमिली आपको भी नहीं छोड़ेगी अगर आप मेड के बेटे को ऐसे अपना प्यार जताओगी। तो वो ऐसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। वो यहाँ पर रूहान को संभाल रही होती है, तभी उसकी मॉम डैड ऐसे बाहर से आते हैं, साथ ही में जियान भी आता है। जियान यहाँ पर रिमी से कह रहा था अभी कल ही तो मैं तुम्हें इस तरीके से कन्फेस कर रहा था तुमसे शादी करने के लिए, तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे इतने दिनों से, तुम पर तरस खा करके इसी वजह से, और तुम यहाँ पर आज इस मेड के बेटे के साथ लगी पड़ी हो। रिमी को जब ऐसे जियान को वो देखती है ना तो उसे पिछले जन्म की बात याद आ जाती है, कैसे उसने गला दबा करके उसे मारा था। वो गुस्से में जा करके जियान को एक थप्पड़ मार देती है
और कहती है कि नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, ये तो भूल ही जाना कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। उसके मॉम डैड ये देख करके शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर उसके डैड रिमी पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्या बकवास करे हो, इतने दिनों से तुम्ही ने तो ज़िद पकड़ा हुआ था कि तुम्हें जियान से शादी करना, और जब कल तुम लोगों का सब कुछ प्रपोजल बिल्कुल सही जा रहा था तो तुम अब ये ड्रामा कर रहे हो इस रुआन की वजह से। रिमी अपने फादर को देख करके इमोशनल हो जाती है। पिछले जन्म में किस तरीके से कंपनी के प्रॉब्लम की वजह से उसके फादर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। रिमी यहाँ पर अपने फादर को समझाती है चाहे जो भी हो जाए वो जियान से किसी हालत में शादी नहीं करेगी। फैमिली वालों के सामने वो रिमी जो है वो रुआन को किस करते हुए कहती है कि मैं केवल और केवल रुआन से प्यार करती हूँ और अगर शादी मुझे करना ही हुआ तो मैं इसी से करूँगी। रुआन को ऐसा लग रहा था कि रिमी एक्टिंग कर रही है, भला वो एक मेड के बेटे से कैसे प्यार कर सकती है। आज तक तो कभी उसने ये प्यार जताया नहीं। लेकिन रिमी रुआन को कहती है कि डोंट वरी, मैं अपने फैमिली वालों को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। उसकी मॉम यहाँ पे रिमी को थप्पड़ मारने के लिए आ रही थी तो रुआन बीच में उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप इसे हर्ट नहीं कर सकती। उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो, हम चाहे तो कभी भी तुम्हें मरवा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रुआन के असली फैमिली वाले उसे लेने के लिए आ जाते हैं। एक्चुअल में रुआन एक बड़ी ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन बचपन में वो खो गया था और आज यहाँ पर उसके सेक्रेटरी लोग उसे लेने के लिए आए हुए थे। वो रिमी को अपनी गोद में बैठा लेता है क्योंकि रिमी खाली पैर थी। वो उसे कहता है कि क्या वह सच में उसके साथ चलना चाहती है। रिमी कहती है हाँ, मैं सच में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। रिमी को पता था कि रुआन एक्चुअल में अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। रुआन यहाँ पर रिमी को सबके सामने उठा के लेके जाता है। कोई भी उससे कुछ बोल नहीं पाता है और बेच से बात है कितनी अमीर फैमिली को वो लोग लेने आए थे। रिमी की मॉम कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, रुआन हमारे घर का एडॉप्टेड लड़का है, मेड का बेटा है वो। तो वो सेक्रेटरी उसे पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में ये पेंडेंट रुआन का है और ये हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। बस अब डीएनए टेस्ट करके कंफर्म करना बाकी है कि क्या एक्चुअल में रुआन हमारे ही घर का बेटा है। अब ये लोग को ये बात सुनते हैं तो रिमी के मॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जियान को कह रही थी कि क्यों ना तुम इस सिचुएशन को फ़ायदा उठाओ, हम यहाँ पे डॉक्टर को ब्राइव कर देंगे। अब तक डीएनए टेस्ट हुआ नहीं है तो उन्हें पता नहीं है कि रुआन उनका असली बेटा है या नकली, और मैं तुम्हें उस घर का अमीर लड़का बना दूंगी, जिस वजह से कि रिमी जो है कभी अमीर नहीं बन पाएगी। ये लेडी खुद अपनी बेटी के साथ इतना बुरा क्यों करती थी, ये हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। जियान को भी ये आइडिया काफ़ी सही लगता है। वो सोच रहा होता है कि अच्छा है वो अगर अमीर बन जाएगा तो उसे रिमी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए जाते हैं। उन्हें पता था कि रुआन कहाँ रहा करता है, वो रिमी को वहीं लेकर के गया होगा। रुआन रिमी को उसके घर लेकर के जाता है। रिमी को लगता है कि वो उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए ले करके आया हुआ है। अब यहाँ पर रुआन उसका फिक्र कर रहा था, उसके पैर में ऐसा खाली पैर था तो वो उसे स्लीपर ऑफर कर रहा होता है। चोट रुआन को भी लगा था तो रिमी वहाँ पर उसके चोट पर ऐसे फर्स्ट ऐड करने लगती है। उसे कहती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। रुआन उसे कहता है अब कोई भी आसपास नहीं है, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। रिमी कहती है मैं सच में ड्रामा नहीं करी, आई नो मैंने कभी तुम्हें ये बात बताया नहीं, बट मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। रुआन रिमी की बातों पर इतनी जल्दी तो भरोसा नहीं करने वाला था। वो कहता है अच्छा सच में, तो फिर प्रूव करो। ये कहते हुए वो आगे रिमी के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रिमी उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो जानती थी वो पहले रुआन से सच में प्यार करती थी। कॉलेज में उसने उसे कन्फेस भी किया था। रुआन हाँ भी कहने वाला था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक मेड का बेटा है, अमीर लड़की के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। दैट्स वाई रुआन ने कभी रिमी को हाँ नहीं कहा। इसके बाद तो फिर वो जियान को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। वो ये बात याद करते हुए रुआन को खुद आगे बढ़ के किस कर लेती है, उसे इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि वो जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहती है। रुआन यहाँ पर उसके इस बिहेवियर को देख के थोड़ा सा फील करने लगता है। रिमी सोचती है किससे पता था रुआन जो कि इतना रूथलेस है, माफिया का लीडर है, वो इतना ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है। उसे कहती है तुम चाहो तो आगे चीज़ें ट्राई कर सकते हो, मैं सच में तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। रुआन भाई साहब अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में जो उसका ड्रीम है वो पूरा हो रहा है। उसकी ड्रीम गर्ल तो उसके सामने ही खड़ी थी। लेकिन तभी वहाँ पर जियान और रिमी की मॉम आ जाते हैं। वो लोग बार बार गेट नॉक करने लगते हैं। रिमी उन्हें देखने के लिए जा रही थी तो रुआन उसे रोकते हुए कहता है
मत जाओ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मॉम और जियान के साथ वो वापस चली जाएगी। रीमा से कहती है मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली। फिर वो रोहन को अपने साथ लेकर के जाती है। वो दोनों ही बाहर जाते हैं गेट खोलने के लिए, तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम रिमी के साथ ऐसे नहीं रह सकते हो। रिमी उसे कहती है ये मेरा डिसीजन है, मुझे रोहन के साथ ही रहना है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि यहाँ पे रोहन के फैमिली के लोग आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ पे रोहन का डीएनए टेस्ट कराने के लिए आए हुए हैं। तभी यहाँ पे रिमी की मॉम कहती है एक्चुअल में रोहन आपका असली बेटा नहीं है, बल्कि जियान आपका असली बेटा है। जिस पेंडेंट की वजह से आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं ये जियान का हुआ करता था। जियान ने रिमी को दिया और रिमी ने रोहन को दिया। अब वो लोग ये बातें प्रूफ कराने के लिए बटलर से भी पूछ होते हैं, तो वो अपने ऑनर के डर के मारे ये बातें बोल देता है। अब रोहन की फैमिली कंफ्यूज हो जाती है और डीएनए टेस्ट कराने के लिए मान जाती है कि ठीक है अगर ऐसा सच है तो हम दोनों ही लोगों का यहाँ पे डीएनए टेस्ट कराएंगे। अब यहाँ पर उसकी मॉम ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर से डीएनए टेस्ट कराना था उसने उसे ब्राइब कर दिया था पहले ही, ताकि यहाँ पे कोई भी अब जियान को वो अमीर घर का लड़का बनने से ना रोक पाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया जाता है जो कि डीएनए टेस्ट के लिए दोनों के हेयर लेकर के जाते हैं। वो लोग यहाँ पे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिमी की मॉम ओवर कॉन्फिडेंट थी। थोड़ी ही देर में जब यहाँ पे रिपोर्ट आता है तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। यहाँ पे रोहन का सबसे पहले डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट खोला जाता है जहाँ पर कि साफ लिखा हुआ था कि ये 100% मैच है। अब जियान और रिमी की मॉम वहाँ से खिसकने लगती है, ये सोचते हुए कि अब यहाँ पर बात तो क्लियर हो गया, अब वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब जियान का बात यहाँ पर सामने आता है कि वो रिपोर्ट एक्चुअल में इस तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो वो लोग उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। साथ ही में यहाँ पर रिमी कहती है क्यों मॉम, आपने तो सोचा था कि यहाँ पर डॉक्टर को ब्राइब करके काम चला लेंगे, लेकिन अफसोस हुआ पैसे काम नहीं आए ना। रोहन के फादर यहाँ पर अपने बेटे को पाके बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाते हैं और रिमी को थैंक्स बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमें हमारा असली बेटा मिल गया। साथ ही में वो रोहन को अपने साथ घर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रोहन फ़िलहाल के लिए मना कर देता है। इस सब के पीछे भी एक बड़ा सीक्रेट था। रिमी समझ नहीं पाती है कि रोहन इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, वो तो अपनी फैमिली को बहुत ही प्यार करता होगा, लेकिन यहाँ पर वो घर क्यों नहीं जाना चाह रहा। उसके फादर यहाँ पर इस तरीके से वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है कि वो उनसे मिलने के लिए बाद में आएगा। रिमी समझ नहीं पाती है चल क्या रहा है। उनके जाने के बाद रिमी इस बात से खुश थी कि एक्चुअल में यहाँ पे रोहन अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इतनी बड़ी फैमिली से वो बिलोंग करता है और उसे अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई उसे परेशान करने के लिए आएगा। लेकिन रोहन को अब भी डर था कि कहीं रिमी उसे छोड़ करके जाने के लिए ना कहने लगे। तो रिमी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो भला मैं तुम्हें छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली हूँ। माना कि मैं पहले जियान को पसंद करती थी, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें पसंद किया था ना, तो तुम मेरे हमेशा ही फर्स्ट लव रहोगे। दूसरी तरफ घर पर रिमी की मॉम और जियान आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिरकार चल क्या रहा है, हम ऐसे रिमी को उस अमीर इंसान से शादी नहीं करने दे सकते हैं। वो तुमसे शादी करने के लिए मान नहीं रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये दोनों कहते हैं कि वक्त आ गया है कि रिमी के डैड की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने का, और साथ ही मैं बहाने से रिमी को यहाँ बुलाती हूँ, तुम उसके साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ, आफ्टर दैट वो तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। यहीं दूसरी तरफ रोहन और रिमी का डेटिंग एरा स्टार्ट था। वो दोनों बाहर ऐसे डेट करने के लिए जाते हैं, एक नॉर्मल कपल की तरह वो लोग बाहर घूम ही रहे थे कि तभी कुछ गुंडे लोग यहाँ पर आ जाते हैं अटैक करने के लिए रोहन पर। ये एक्चुअल में रिमी के मॉम ने भेजे थे ताकि रोहन को वो रिमी की लाइफ से निकाल सके। रोहन रिमी को वहाँ से जाने के लिए बोल करके अकेले ही उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन रिमी उसे छोड़ करके जाती ही नहीं है। वो पास में पड़ा हुआ ईंट ले करके आ जाती है
और इस तरीके से उस ईंट से लेकर के उन गुंडे लोगों की पिटाई करने लगती है। साथ ही में पुलिस को भी कॉल कर देती है, जो कि यहाँ पर आ करके उनका हेल्प कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उनके घर के गार्ड्स भी आ जाते हैं रिमी और रोहान का केयर करने के लिए। रिमी को ऐसे देख करके रोहान भी शौक हो जाता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई कि वो गुंडे लोगों से अकेले ही लड़ने के लिए आ गई। रिमी को बचाने के चक्कर में रोहान यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसे रिमी की ही फिक्र थी। रिमी उसे कहती है, पागल लड़के, प्यार करना अलग बात है, लेकिन इतना भी प्यार मत करो। बताओ, तो मेरी वजह से इंजर्ड हो रहे हो, भला मुझे अच्छा लगेगा क्या? आफ्टर दैट वो रोहान को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर किसकी चोट पर वो ऐसे दवा लगा रही थी, और उसे कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कभी ऐसा नहीं करेगा, वो उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। रोहन रिमी से कहता है, तो हम कब शादी कर रहे हैं? रिमी से कहती है, जब तुम कहो, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन रिमी जानती थी कि रोहन जब तक अपनी फैमिली में नहीं जाएगा वो उससे शादी नहीं कर पाएगा। अगली मॉर्निंग जब रिमी जगती तो उसे ध्यान आता है इस टाइम तक रिमी के फैमिली में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था उसके डैड के कंपनी में। वो डैड को कहती है कि डैड वो घर आ रही है, उससे बात करना है, वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। ये बातें यहाँ पर रिमी के डैड रोहन को सुना देते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने कहा था ना कि वो मेरी बात मानने के लिए तैयार है। आखिरकार वो जियान से प्यार करती थी, 320 से बात है कि वो उसी से शादी करेगी। तुम बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे रोहन को लगने लगता है कि क्या सच में रिमी यहाँ पर उससे प्यार नहीं करती? इतने टाइम से जो वो दोनों साथ हैं, ये सब कुछ फेक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका गार्ड जब यहाँ पर बोल रहा होता है कि अंकल, मतलब सर, यहाँ पर रिमी रोहन से अगर शादी करेगी तो ये तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वो तो उससे कहीं ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। बट वो कैसे कहता है कि तुम नहीं जानते हो सीक्रेट, एक्चुअल में हमारी फैमिली और रिहान की फैमिली तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। हमने यहाँ पर पहले ही शादी सेट कर दी। तो दूसरी बात कि रोहन की एक्चुअल फैमिली और हमारे बीच ऐसे पंगे चलते रहते हैं, तो मैं रिमी को उस घर में नहीं भेज सकता हूँ, वरना उसके घर वाले अगर उसके लिए पंगे क्रिएट करेंगे तो भला मैं क्या ही कर पाऊँगा। और इसी वजह से वो रिमी की शादी रोहन से नहीं कराना चाह रहे थे। इधर रोहन घर जाते तो देखते हैं रिमी जा चुकी है, लेकिन जाने से पहले उसने रोहन के लिए कोडवर्ड में लिखा हुआ था कुछ, जिसे पढ़ करके रोहन तुरंत ही रिमी को सेव करने के लिए चले जाता है। इधर रिमी घर जाती है तो उसकी मामा से कहती है कि तुम्हें पता है बाहरी दुनिया कितनी खतरनाक है, तुम अकेले ऐसे कैसे मंडराते रहती हो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं और वो ऊपर कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे। रिमी तो जानती थी कि यहाँ क्या चल रहा है, फिर भी अपनी मॉम की बात मानते हुए वहाँ चली जाती है। वहाँ पर से उसके डैड तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जियान ज़रूर मिलता है। वो कहती है, आई नो तुम दोनों कपल के बीच थोड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चलो पैचअप कर लो, छोटी छोटी बातों पर ऐसे लड़ना ठीक नहीं होता। वो दोनों को कमरे में बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। जियान उसे कहता है, अब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो उसकी वजह से मैं तुम्हें हाँ कहने वाला है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। रिमी यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने की एक्टिंग कर रही होती है। जियान जैसे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तभी वहाँ पर रिमी के डैड और रोहन दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। रोहन जा करके रिमी को सेव करता है और वह जियान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम उसे हाथ कैसे लगा सकते हो, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी पिटाई लगाता है। उसके फादर को भी दिख रहा था कि यहाँ पर जियान की गलती है, वो लड़का उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है। रिमी भी बढ़ा चढ़ा करके अपने डैड को कह रही होती है कि ऐसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरी मॉम मुझे यहाँ पर लेकर के आई थी, अब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ। रोहन उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। उसके फादर यहाँ पर अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लगते हैं और वो लोग यहाँ पर पुलिस बुला करके जियान को ऐसे ज़बरदस्ती करने के जुर्म में उसे जेल भेज देते हैं। रिमी भी पूरा रो रो करके उन्हें कह रही थी कि इस इंसान ने मेरे साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया है। उसके फादर गुस्से में आकर के जियान के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर देते कि तुम बहुत ही घटिया लड़के हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी किसी हालत में नहीं देने वाला हूँ। वो अपनी वाइफ पर भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम ऐसे लड़के को कैसे रिमी के साथ अकेले भेज सकते हो। उनके जाने के बाद रोहन रिमी पर गुस्सा करने लगता है कि वो अपनी जान ऐसे जोखिम में कभी नहीं डालेगी। रिमी उसे किस करते हुए कहती है कि ये करना ज़रूरी था, तो ही मैं पूरे तरीके से जियान से पीछा छुड़ा पाऊंगी। वो उसे कहती है, अब तो तुम्हें भरोसा हुआ ना कि मैं केवल और केवल तुमसे ही प्यार करती हूँ। रोहन कहता है, मुझे पहले ही ट्रस्ट था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, कमरे में नीचे जाते हैं तो यहाँ पर
इस तरीके से उसके मॉम डैड नीचे थे, जहाँ पर कि रिमी की मॉम उसे कह रही होती है कि मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, जियान ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके फादर कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारी मॉम को भी पता नहीं था, एक्चुअल में उनसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब इस छोटी सी बात को इतना ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने का ज़रूरत नहीं है, हमने उसे वैसे भी जेल तो भेज ही दिया है। वो यहाँ पर दिखा रही होती कि हाँ ठीक है, चलिए अब आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, लेकिन ये फाइनल है कि मैं यहाँ पर केवल और केवल रूहान से ही शादी करने वाली हूँ। वो रूहान को कहती है काम करो तुम फ़िलहाल घर जाओ, मैं आती हूँ तुमसे बात करती हूँ, फादर से भी मुझे इंपॉर्टेंट बात करना है। रूहान को मन तो नहीं था लेकिन जाना पड़ता। आफ्टर दैट वो कहती है मुझे मेरे डैड से अकेले में बात करना है, तो वो लोग भी वहाँ से ही चले जाते हैं। उसके डैड यहाँ पर रिमी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वह रूहान से शादी नहीं कर सकती। वो पूछती है क्यों, वो कहते हैं क्योंकि हमारे और रूहान की फैमिली के बीच में बिज़नेस को लेकर के हमेशा से ही पंगे चलते हैं। तुम्हें पता है कि रूहान घर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है, बचपन से ही उन्होंने दूसरी फैमिली से एंगेजमेंट फिक्स करके रखा है उसका, और अगर यहाँ पर वो जाएगा तो उसे उस लड़की से शादी करना पड़ेगा, इसी वजह से बस घर नहीं जा रहा है। तब रिमी को समझ आता है कि उसके डैड के मिलने के बाद भी एक्चुअल में वो उस घर जाना क्यों नहीं चाह रहा था। रिमी से कहती है डैड मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी कंपनी में सडन लॉस क्यों हो रहा है, आपकी कंपनी में कोई ऐसा खुफिया इंसान है जो कि हमें पीठ पीछे धोखा दे रहा है, इस वजह से हमारा लॉस हो रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं उस आइडिया के थ्रू उस इंसान का पता लगाती हूँ कि कौन इंसान आपको कंपनी में धोखा दे रहा है, एंड बदले में आप मुझसे रूहान से शादी करने के लिए अलाउ कर देना। उसके डैड कुछ सोचते हुए ओके कह देते हैं, लेकिन कहते हैं ध्यान रखना इसमें तुम्हारी जान जोखिम में नहीं जानी चाहिए। रिमी अपने डैड को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ टाइम बाद उसके डैड की कंपनी ऐसे बैंकरप्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर उसके डैड को खुद को मारना पड़ेगा, वरना वो जितने भी क्रेडिटर्स थे वो सारे रिमी के मॉम और रिमी को भी नहीं छोड़ने वाले थे। वो ये फ्यूचर जानती थी, इसी वजह से रिमी पहले ही अपने डैड का हेल्प करने के लिए तैयार थी। उसके डैड उसकी शर्त को मान जाते हैं। वो रूहान से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि रूहान यहाँ पर एक लोकल शॉप पर काम कर रहा है। उस पर जाकर गुस्सा करने लगती है कि तुम अभी अभी इंसर्ट थे और तुम यहाँ पर आ करके क्यों ही ये छोटे मोटे काम कर रहे थे। रूहान कहता नहीं कोई छोटे मोटे काम नहीं कर रहा, एक्चुअल में इस इंसान ने मेरी हेल्प किया था तो मैं यहाँ पर बस इसका हेल्प करने के लिए आया हुआ था। रिमी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने असली घर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। रूहान उसे कहता है ओह पता चल गया तुम्हें। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। वो कहता है मेरे पास इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन ही नहीं है। रिमी उसे कहती है अरे बाबा तुम बस मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, देखो मैं कैसे ही तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती हूँ। दूसरी तरफ रूहान की फियांसे जीजी को हम लोग देखते हैं, जो कि रूहान को यहाँ देखने आई थी। गार्ड बताता है कि यही उस फैमिली का असली सन है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मिला है। वो सोचती है बंदा तो हैंडसम है, लेकिन ये रिमी उसके आसपास मंडरा रही और ये खतरनाक है, उसे रिमी को रास्ते से हटाना ही होगा अगर वो रूहान से सच में शादी करना चाहती हो तो इस वजह से वो रिमी को हर्ट करने का डिसाइड करती है। वहाँ से रूहान रिमी को घर लेकर के जाता है और वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दोनों का प्यार बिल्कुल आसमान में परवान पर ऐसे चढ़ा हुआ था। रिमी जगती है तो उसे क्लास टीचर का कॉल आ रहा होता है। उसे स्कूल काफ़ी दिनों से कॉलेज उसने मिस करके रखा हुआ था, तो वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी मॉम की तरफ से भेजे हुए गार्ड्स आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं। रिमी को ध्यान था कि इस टाइम के बाद उसकी मॉम ने उसे पागल खाने भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे किडनैप करके लेके जा रहे हैं। एक्चुअल में किडनैप ये बात जैसे ही रूहान को पता चलता है तो वो रिमी को सेव करने के लिए निकल जाता है। रिमी जियान को देख करके हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि रूहान उसे सेव करने के लिए ज़रूर आएगा। रिमी उसे कहती है मुझे पता है मेरी मॉम का क्या प्लान है, वो मुझे पागल खाने भेजना चाहती है, लेकिन अफसोस कि ये प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। वो अकेले ही जियान और उनके गुंडे को पकड़ लेते हैं। जियान को इस तरीके से बांधने के बाद वो उसकी अपनी मॉम को वीडियो कॉल करती है। उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है। उसकी मॉम का अफेयर चल रहा था और यहाँ पर फैक्ट ये था कि एक्चुअल में जो जियान है वो उसी लड़के का बेटा था। रिमी को ये बातें यहाँ पर पता चलता है। वो अपनी मॉम से कहती है या तो तुम सीधे तरीके से बता दो कि मेरे डैड की कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी। इसने मुझे किडनैप किया है, किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगा वह जिंदा है या मर गया। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है।
है, अपना बेटा खोना है या क्या करना है, और डर के मारे बता देती है कि एक्चुअल में उसकी कंपनी में कौन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तब तक यहाँ पे रुआन और रिमी के डैड दोनों ही आ जाते हैं। अब तक उसकी मॉम का ये पुल नहीं खुला था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसके डैड ये बात सुन करके शौक हो जाते हैं। रुआन के साथ उसके कुछ गुंडे दोस्त लोग भी आए हुए थे, जो कि कहने को गुंडे थे, अच्छे खासी फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे। वो यहाँ पे रिमी को अकेले ही गुंडे लोगों से लड़ते हुए देख करके शौक हो जाते हैं। रिमी के डैड एक सीक्रेट बताते हैं, बोलते हैं कि वो अपनी मॉम की असली बेटी नहीं है, एक्चुअल में वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। वो दोनों ने भाग करके शादी किया था। रिमी को जब लेकर के उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो काफ़ी ज़्यादा उस समय कॉम्प्लिकेशंस थे, और उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रिमी को जन्म देते हुए उसकी मॉम की मौत हो गई। अब उस समय एक माँ की ज़रूरत थी रिमी को, इसी वजह से उसने फ़िलहाल इस लेडी से शादी किया था। उसे नहीं पता था कि वो इस तरीके से रिमी को नफ़रत करेगी और वो उसे ऐसे बुली करेगी। रिमी बहुत ही ज़्यादा शौक थी ये न्यूज़ जान करके। ये बातें तो उसे पिछले जन्म में पता ही नहीं था। अब वो उसके डैड को कहती है, डैड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपकी कंपनी में कौन ही वो इंसान है जो कि आपको धोखा दे रहा है, जिस वजह से कि आपको इतना लॉस हो रहा है। वो कहता है हाँ ठीक है, शर्त के हिसाब से मैं तुम्हें और रुआन के किसी भी रिश्ते को मना नहीं करूँगी। जैसे ही वो लोग जिहान को लेकर के घर पहुंचते हैं तो इस तरीके से रिमी के मोम को देखते हैं इस बदमाश इंसान के साथ जिसका जिहान यहाँ पर बेटा था। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर रिमी सीधे तरीके से जिहान से शादी कर लेती तो हमें इतना सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो जिहाना के बताता है कि मॉम डैड को सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन तब भी जियान का डैड हार मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पर आता है जो कि उसकी कंपनी का पूरा काया पलट कर सकता था। तो वो लोग इस बात को शो ऑफ कर रहे थे कि ये बंदा अगर हमारे साथ टाई अप कर ले तो फिर यहाँ पर हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता कुछ नहीं। जैसे वो रुआन को देखता है तो पहचान जाता है रुआन की खुद की भी एक अलग ही आइडेंटिटी थी। उसे डर करके वो वहाँ पर उनके साथ टाई अप करने से मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। उसके फादर इतना तो समझ गए थे कि भले ही रुआन की फैमिली से उनका पंगा चलता है, लेकिन जो रुआन है वो उनकी बेटी से बहुत ही प्यार करता है और वो उन्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। एक और जो सीक्रेट था वो कहानी के एंड में इन्हें पता चलने वाला था। अब वो लोग यहाँ पर जिहान और रिमी के मॉम को पकड़ करके रखते हैं जब तक कि कुछ बातों की सच्चाई हमें पता नहीं चल जाती थी। दूसरी तरफ जीजी के डैड जीजी से कह रहे होते हैं कि रुआन को उसकी फैमिली ने ढूंढ लिया है, फाइनली अब वक्त आ गया है तुम्हारे उससे शादी करने का। वो समझ जाती उसके डैड क्या कहना चाह रहे हैं। अगले दिन जब वो कॉलेज में रिमी से मिलती हैं तो उसका इंसल्ट कर रही होती है कि वो रुआन को डिज़र्व नहीं करती है। लेकिन जब अपना बंदा लॉयल हो ना तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसी कॉन्फिडेंस के भरोसे रिमी उसे कहती है तो क्या तुम उसके लायक हो? मानो तुम हमारी फैमिली से थोड़ा ज़्यादा अमीर हो, बट अफसोस बहन तुम गलत जगह हाथ मारी हो। रुआन मेरा है और वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, चाहे तुम कितने भी कोशिशें कर लो वो तुम्हारी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखने वाला। तो इस गलत फहमी से निकल जाओ कि तुम अपना ये कबूतर सा शक्ल लेकर के आओगे और रुआन जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है वो तुम्हें भाव देने वाला है। क्लास खत्म करके रिमी निकलती है तो एक बंदा आकर के रिमी को छेड़ने लगता है। उसे जीजी ने भेजा था रिमी को परेशान करने के लिए, लेकिन तब तक रुआन यहाँ पर आकर के रिमी को सेव कर लेता है। उस बंदे की पिटाई लगाता है जिस वजह से कि वो डर के मारे वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो रिमी की बुराई करते हुए कहती है जैसा कि तुमने देखा कि तुम्हारी बंदी किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही थी, फिर भी तुम मुझे छोड़ करके उसके साथ रहने के लिए तैयार हो। रिमी उसे रुआन से कहता है मैं कल का अंधा नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरी बंदी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है या उसे परेशान कर रहा है और तुम्हारे तो कोई चांस ही नहीं है मेरे लाइफ में। रिमी मेरे लाइफ में होती या ना होती इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रिमी यहाँ पर जीजी को लेकर के थोड़ा सा जलस फील करने लगती है और रुआन अब उसकी जलसी को ठीक करने का काम कर रहा था। भाई उस बंदी के लिए उसने अपना जान दिया था, भला किसी और को गलत फहमी की वजह से वो उससे अलग कहाँ ही होने वाला था। वो रिमी को घर लेकर के जाता है, उसे काम डाउन कराते हुए कहता है कि उसके और जीजी के बीच में कभी कुछ नहीं है और ना ही कभी कुछ चलने वाला है। वो सिर्फ रिमी से प्यार करता है।
जीजी घर जा कर के ग्रैंडफादर को कंप्लेन करती है तो वो कहते हैं तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे जितनी टाइम पास गर्लफ्रेंड रखना है रख लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड जब तुम्हारी शादी रुआन से फिक्स हुई है तो रुआन से ही तुम्हारी शादी हो कर के रहेगी। अगले 2 दिनों में मैं तुम्हारा एंगेजमेंट पार्टी में अनाउंस करने वाला हूँ, उससे पहले मैं रुआन से मिलूँगा। रुआन को ये बात पता नहीं था, वो तो रिमी के साथ अपना मस्त टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अगले दिन रुआन अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। रिमी को पता था कि रुआन जीजी भी वहाँ पर आने वाली है, तो वो भी उसे जेलस फील कराने के लिए क्लब चली जाती है, जहाँ पर कि जीजी की तरफ से भेजा हुआ एक बंदा यहाँ पर आता है रिमी के साथ फ्लर्ट करने के लिए। जीजी ने जानबूझ करके उसे रिमी को एंटरटेन करने के लिए और उसे फंसा करके रखने के लिए भेजा हुआ था, ताकि वो यहाँ पर रुआन के साथ आराम से इंगेजमेंट का बात कर सके। इधर रुआन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचता है जीजी की फैमिली से मिलने के लिए। वो तो यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने ही आया हुआ था, लेकिन इस बात पर यहाँ पर जीजी के डैड अड़ जाते हैं और कहते हैं कि इतने सालों से मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे का एंगेजमेंट था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे तोड़ दिया जाए। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो टेम्पर्ड किया हुआ ड्रिंक यहाँ पर रुआन को ऑफर कर रही थी। रुआन तो पहले से ही जानता था, तो वो यहाँ पर ड्रिंक को चेंज कर देता है, कहता है मेरी तरफ से तुम ये पी लो ना, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। अब जीजी यहाँ पर मना भी नहीं कर पा रही होती और वो जानती थी कि इस ड्रिंक में नशे का दवा मिला हुआ है, उसे मजबूरी में ये पीना पड़ता है। यहीं दूसरी तरफ रुआन को पता चलता है कि रिमी इस तरीके से क्लब में गई हुई है, तो वह समझ जाता है कि वह उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। और टैम्पर्ड के वो ड्रिंक पीने के बाद जीजी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो बंदे से जा कर के मिलती है और वो दोनों ऐसे इंटीमेट होने लगते हैं। अब प्लान के हिसाब से थोड़ी ही देर में जीजी के डैड रिमी की असलियत दिखाने के लिए उसे लेके जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर रुआन के साथ मिलेगी, लेकिन उसे किसी और लड़के के साथ मिलती है। अब रुआन हंसते हुए कहता है डैड मैं ऐसी घटिया लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। एक तरफ हमारी एंगेजमेंट की बात चल रही है और वो यहाँ पर दूसरे लड़के के साथ लगी पड़ी है। अब पूरे फैमिली के सामने उनकी काफ़ी बेइज्जती हो जाती है और जीजी अब भी उस दवा के असर में थी, इसी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसके फादर जैसे तैसे जाकर उसे रोकते हैं। रुआन रिमी से कहता है ये तुमने किया? रिमी कहती है और नहीं तो क्या, बड़ा आई थी मुझे अपना बंदा भेजने के लिए, मैंने उल्टे यहाँ से फंसा दिया। रुआन उसे कहता है तुम्हें इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने बंदे पर भरोसा नहीं है। मैं कभी वैसे लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ऐसा करके वो उससे किस कर लेता है। आफ्टर दैट दिन के डिनर लंच पार्टी के बाद शाम में बड़ी पार्टी होने वाली थी, जहाँ पर कि जीजी के फादर अब भी यहाँ पे ऐसे उन्हें कन्विंस करने का कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में वो लोग यहाँ पर कैसे न कैसे करके रुआन से उसकी शादी करा ही दे। लेकिन अब यहाँ पे रुआन के फैमिली वाले ऑब्वियस सी बात है कि हिचकिचा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रुआन रिमी के साथ आता है। सबके सामने वो पोल खोलता है कि एक्चुअल में रिमी की जो असली मॉम थी वो जीजी के ग्रैंडफादर की डॉटर थी, उसे किसी और ने नहीं, जीजी के डैड और रिमी के ये स्टेप मदर ने ही मिल करके उससे मारा था। वो यहाँ पर आती है और सब कुछ सच बक देती है। पैसे के लालच में उन लोगों ने ऐसा किया था, इतने सालों से ये राज दबा करके ये लोग रखे हुए थे। जैसे ही ये बात सामने आता है तो जीजी के डैड को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर रिमी के मॉम को दोबारा तो ज़िंदा नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को बदला जा सकता था। उसके डैड के जेल जाते ही यहाँ पे जीजी और रुआन के एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाता है। जेल जाने से पहले गुस्से में आकर के जब यहाँ पर जीजी के डैड रुआन पर अटैक कर रहे होते हैं तो इस तरीके से रिमी के डैड बीच में आ जाते हैं। एक्शन में वो यहाँ पर ग्रैंडफादर पे यानी अपने फादर पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को जानबूझ करके मारा था पैसे के लालच में। वो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं आपको हॉट होते हुए नहीं देख सकता। कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। रिमी के डैड सेफ थे, वो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने रुआन और रिमी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। कहानी के एंडिंग में वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। इस एक चाकू ने दोनों फैमिली के रंजिशों को ख़त्म कर दिया था और ये लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।